हेलो एवरीवन, वेलकम टू एयर एजुकेशन। और हम कर रहे हैं पॉलिटी यूपीएसआई के लिए पीवाईक्यूज के थ्रू। ठीक है, और ये 5th क्लास है। इससे पहले हमने 4 क्लासेस कर लिए, तो आप लोगों ने देख लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। और अच्छा, एक मैं बात हर एक बार बोल रहा हूँ वीडियो में, क्वेश्चंस टफ नहीं है, उनकी लैंग्वेज थोड़ी टफ है, तो उसको आप अपनी लैंग्वेज में समझने की कोशिश कीजिएगा, हो जाएगा। और थोड़ा पेशेंस रखिएगा एग्जाम में। तो पहला सवाल है आपका, राज्य की नीति निर्देशक तत्व भारतीय संविधान के भाग क्वेश्चन मार्क में उल्लेखित है, मतलब किस भाग में उल्लेखित है। तो राज्य के जो नीति निर्देशक तत्व हैं, यानी कि डीपीएसपी के नाम से जिन्हें आप जानते हैं, वो भाग 3 में है, भाग 4 में है संविधान के। और 36 से लेकर 51 तक ये आर्टिकल्स हैं। इनका स्रोत क्या है, मतलब ये कहाँ से लिए गए हैं? तो ये लिए गए हैं आयरलैंड से। आयरलैंड के संविधान से ही प्रेरित है। इनका नेचर कैसा है? नेचर का मतलब है ये नॉन जस्टिसिएबल है। मतलब इनका मतलब ये है, नॉन जस्टिसेबल का मतलब ये है कि इनको लेके आप कोर्ट नहीं जा सकते। जैसे आप मूल अधिकारों का आपके उल्लंघन होता है तो उनको लेके आप कोर्ट जा सकते हो, इनको लेके आप कोर्ट नहीं जा सकते हो। ये जो है स्टेट की हैसियत पे डिपेंड करता है। अगर स्टेट के पास पावर है, इतना पैसा है, तो वो आपको इनको प्रोवाइड कराएगा। ये बेसिकली एक तरह से स्टेट के लिए गाइडलाइंस है, स्टेट के लिए बताया गया है कि आपको क्या क्या करना है। ठीक है, तो अगर ये नहीं होता है तो आप इसको लेके कोर्ट नहीं जा सकते हो कि ये चीज नहीं हो रही। ठीक है, तो इसका मतलब होता है नॉन जस्टिसेबल का मतलब यही होता है। ठीक है, और एक 40 आपको पता हो, 44 आर्टिकल से 40 में पंचायतों के बारे में बात है, ग्राम पंचायतों, यूसीसी के बारे में, यूनिफॉर्म सिविल कोड 44 में है। 48A के बारे में मैं बता चुका हूँ, स्टेट की ड्यूटी के बारे में बात करता है, किसको? एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करने के बारे में। ठीक है, और 50 बात करता है आपकी जो सेपरेशन ऑफ जुडिशरी फ्रॉम एग्जीक्यूटिव्स। और जो 51 है वो बात करता है अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देने से संबंधित। ठीक है, अगला सवाल। अगला सवाल कहता है कि निम्नलिखित में से किस मामले में राज्यसभा के पास लोकसभा के बराबर शक्ति और प्रतिष्ठा होती है? तो ये होती है आपका संवैधानिक संशोधन विधेयकों को पेश और पारित करना। ठीक है, ये 368 के तहत संविधान संशोधन के मामले में ऐसा कोई विधेयक अगर आता है तो उसको दोनों सदनों से विशेष बहुमत से पारित होना होता है। ठीक है, तो ये बात आपको ध्यान रखनी है थोड़ा। इसके साथ साथ दूसरी चीज ये है कि जो आपातकाल की उद्घोषणा होती है, आपातकाल की जो घोषणा होती है, उसका जो अनुमोदन होना होता है, उसमें भी राज्यसभा को बराबर शक्ति है। जैसे 352 के तहत अगर कोई आपातकाल लगता है, 356 प्रेसिडेंशियल रूल, या 360 वित्तीय आपातकाल। ठीक है, तो ये जो अनुमोदन होना है उसमें भी बराबर शक्ति है राज्यसभा के पास। ठीक है, तो ये बात आपको याद रखनी है। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है भारतीय संविधान के अनुच्छेद, ठीक है, किस अनुच्छेद में, मतलब बलात् श्रम का प्रतिषेध परिकल्पित है, दासता का प्रतिषेध परिकल्पित है। ठीक है, बलात् श्रम का मतलब बच्चों से जुड़ा श्रम नहीं होता है, ये बात ध्यान रखना। इसका सिंपल सा मतलब होता है फोर्स्ड लेबर, मतलब जबरन बेगारी लेना एक तरह से। ठीक है, तो ये आपका अनुच्छेद 23 इस बारे में प्रावधान करता है कि मानव जो तस्करी है उसको प्रतिबंधित करता है। ठीक है, दूसरा बेगार को प्रतिबंधित करता है, तीसरा फोर्स्ड लेबर यानी जबरन जो मजदूरी है उसको भी प्रतिबंधित करता है। बेगार का मतलब होता है कि बिना पैसे दिए काम लेना। मानव तस्करी मतलब मानव, बच्चे, इन सब का, महिलाओं का व्यापार नहीं किया जा सकेगा। ठीक है, इसके लिए एक एक्ट भी है, अनैतिक व्यापार उन्मूलन करके। ठीक है, एक्ट है।
और एक एक्ट है इस फोर्स लेबर और ये बंधुआ मजदूरी ये सब के लिए, बंधुआ मजदूरी उन्मूलन उन्मूलन अधिनियम, ये 1976 का एक एक्ट है, तो ये इससे जुड़ा हुआ है। इसके साथ साथ इसमें कुछ अपवाद भी दे रखे हैं, जैसे 23(2) में ही कुछ अपवाद दे रखे हैं। अपवाद में क्या दे रखा है कि जैसे अगर राज्य चाहेगा तो जैसे सामाजिक कोई सेवा है उसके लिए, या फिर जिसमें सैन्य सेवा हो गई, इसके लिए लोगों को नियुक्त कर सकता है और उसके बदले में पैसा दे ना दे वो राज्य की मजबूरी है, सॉरी। ठीक है। और लेकिन उसमें फिर राज्य किसी के साथ भेदभाव नहीं करेगा, किसी जेंडर के साथ भेदभाव नहीं करेगा, किसी कास्ट के साथ, किसी वंश के साथ। ठीक है। तो वो उस तरह का एक अपवाद दे रखा है, ये आवश्यकता पड़ने पर, ये इमरजेंसी के प्रोविजंस टाइप। ठीक है। अगला सवाल देख। संविधान अनुच्छेद में ये वही है, रिपीटेड है। अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन जिले में पंचायतों और नगर पालिकाओं द्वारा तैयार की गई योजना को समेकित करता है? समेकित का मतलब है कंसोलिडेट। ठीक है। कंसोलिडेट करता है। तो ये काम करती है आपकी जिला योजना समिति। ठीक है। इसको 74वें संविधान संशोधन से लाया गया था, संविधान संशोधन से ऐड किया गया इसमें, और ये 243(z)(d) में है। ठीक है। तो डीपीसी, डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी, इसका काम क्या होता है बेसिकली, जो पंचायत और नगर पालिकाओं की योजनाएं हैं उनको मिलाकर मतलब कंसोलिडेट करके एक जिला योजना बनानी होती है, इसको जिला योजना का निर्माण करना। ठीक है। तो ये काम डीपीसी यानी कि जिला योजना समिति, डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी का काम होता है। ठीक है। अगला सवाल देख लेते हैं। उपयुक्त सरकार सामाजिक प्रभाव आकलन करने में छूट दे सकती है यदि भूमि को, यहाँ क्वेश्चन मार्क आएगा, ये गैप होता है इसमें, डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं पूछे हुए, उसमें फिल इन द ब्लैंक्स टाइप दे रखा है। के तहत मतलब किस धारा के तहत अत्यावश्यक प्रावधानों को लागू करते हुए अधिग्रहित करने का प्रस्ताव है। अब देखो इस तरह के इसमें क्वेश्चंस दे रखे हैं ना, तो इसमें ये पूछा है कि किस लॉ के तहत है, या तो इस तरह के सवाल आएंगे। मैंने कहा था ना इसमें लैंग्वेज थोड़ी टफ है। अभी बेसिकली जो एक्ट है, LARR एक्ट, ठीक है, 2013 का, उससे जुड़ा एक सवाल है। ठीक है। भूमि अधिग्रहण, लैंड एक्विजिशन का जो प्रश्न मैं पहले भी बता चुका हूँ, उससे रिलेटेड एक क्वेश्चन है। ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि जैसे मैंने बताया था कि कोई सार्वजनिक उद्देश्य के लिए जब जमीन को अधिग्रहित करना होता है, तो उस जमीन को अधिग्रहित करने से पहले एक SIA कराया जाता है। SIA का मतलब होता है सोशल इम्पैक्ट असेसमेंट। एक सेकंड में समझ जाओगे क्या है। इसका मतलब ये है कि जो जमीन सरकार लेने वाली है, ठीक है, उससे कितने लोग बेघर होंगे। ठीक है। उनकी रोजी रोटी पर क्या प्रभाव पड़ेगा, और जिस काम के लिए ले ले रही है वो काम कितना जरूरी है। ठीक है। उसकी कोई वैल्यू है, सोशल वैल्यू है या नहीं। ठीक है। तो जिस सार्वजनिक उद्देश्य के लिए ले जा रही है वो काम भी करेगा या नहीं, तो ये सब सोशल इम्पैक्ट असेसमेंट में किया जाता है। ये नेसेसरी होता है, एक तरह का रूल है। कभी भी जमीन को जब सरकार लेगी तो ये जरूर कराएगी। इसे कराने के बाद ही, SIA को कराने के बाद ही, ये सामाजिक प्रभाव आकलन हिंदी में इसका नाम है, सोशल इम्पैक्ट असेसमेंट, इसको कराने के बाद ही धारा 11 के तहत प्रारंभिक अधिसूचना जारी होती है। ये बात मैं पहले भी बता चुका हूँ, प्रारंभिक अधिसूचना धारा 11 में जारी होती है, फिर धारा 19 बताई थी। ठीक है। तो ये सब मैं पहले डिस्कस कर चुका हूँ, ये वाला पार्ट नहीं किया था, सोशल इम्पैक्ट असेसमेंट वाला, ये भी कर लिया है। ठीक है।
तो अब ये क्वेश्चन में ये पूछा है कि किन कंडीशंस में एसआईए कराने की जरूरत नहीं है। तो वो होती हैं आपातकाल की कंडीशन, मतलब इमरजेंसी में कभी अगर सरकार को जमीन की जरूरत पड़ती है तो फिर एसआईए नहीं कराना होता है, और ये प्रावधान दे रखे हैं धारा 40 में। अब तुम कहोगे ऐसा कैसे हो सकता है? देखो, आपातकाल में क्या, मान लो कि जैसे कोई युद्ध की स्थिति है, ठीक है, तो बंकर वगैरह बनाने के लिए अगर जरूरत पड़ेगी तो गवर्नमेंट फिर एसआईए नहीं कराएगी, क्योंकि वहां क्या है, आपात की स्थिति है। ठीक है, आपातकाल जैसी स्थिति में धारा 40 में ये प्रावधान दे रखा है कि सरकार विदाउट एसआईए इस भूमि को अधिग्रहित कर सकती है। ठीक है, तो धारा 40। अगला सवाल देखते हैं। भूमि अधिग्रहण, पुनर्वास और पुनर्स्थापन अधिनियम 2013, यही LARR एक्ट में उचित मुआवजे और पारदर्शिता का यह अधिकार यह प्रावधान करता है कि यदि एक किस अवधि, ये क्वेश्चन मार्क, किस अवधि के भीतर प्रारंभिक अधिसूचना के साथ एक सामाजिक प्रभाव आकलन रिपोर्ट का पालन नहीं किया जाता है तो एक नया सामाजिक प्रभाव आकलन SIR किया जाना आवश्यक है। तो जैसा कि मैंने बताया, SIR होगा पहले, सॉरी, SIR नहीं, SIA होगा। ठीक है, सोशल इम्पैक्ट असेसमेंट होगा। ठीक है, उसके बाद क्या होगा, प्रारंभिक अधिसूचना जारी होगी, किसके तहत, धारा 11 के तहत। तो ये जो SIA हुआ है उसके 12 महीने के भीतर आपको ये धारा 11 के तहत प्रारंभिक अधिसूचना जारी कर देनी है। अगर ऐसा नहीं होता है, अगर आप इस 12 महीने की लिमिट को एक्सीड कर जाते हो, तो फिर से आपको एक नया SIA कराना होगा, सोशल इम्पैक्ट असेसमेंट कराना होगा। ठीक है, तो यहाँ क्या आएगा, 12 महीने। तो मैंने कहा था ना कि क्वेश्चन टफ नहीं है, बस उनकी लैंग्वेज टफ है, थोड़ा पेशेंस रखना, एग्जाम में हो जाना है। अगला क्वेश्चन, केंद्रीय सूचना आयोग निम्नलिखित में से किस केंद्रीय मंत्रालय के अंतर्गत आता है? तो केंद्रीय सूचना आयोग, ठीक है, इसके बारे में हम पहले भी सवाल कर चुके हैं, और ये आता है आपका केंद्रीय कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय के अधीन। ठीक है, तो ये इसके अधीन आता है। इसके साथ साथ ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी है, मतलब सांविधिक सांविधिक निकाय। इसका मतलब ये होता है कि इसको किसी एक्ट के थ्रू बनाया गया, ठीक है, जो संसद ने पास करके बनाया है। और जो बॉडीज कॉन्स्टिट्यूशन में दे रखी होती हैं, उनके बारे में उनको बोला जाता है कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, यानी संवैधानिक। ठीक है, जो संविधान में लिखा हुआ है जिनके बारे में, और जिनको संसद एक्ट के माध्यम से बनाती है उनको सांविधिक निकाय कहते हैं, स्टैचुरी बॉडी कहते हैं। ठीक है, इसके अलावा इसमें क्या क्या होता है मैंने बता चुका हूँ। CIC एक मुख्य सूचना आयुक्त होते हैं, 10 मैक्स कौन से होते हैं, सूचना आयुक्त, जिनकी नियुक्ति कौन करता है, राष्ट्रपति करते हैं। एक कमेटी बनती है, उसकी अनुशंसा पर, कमेटी में कौन कौन शामिल होता है, अ, क्या बोलते हैं, एक तो आपका विपक्ष का नेता होता है, प्रधानमंत्री होते हैं, ये कई लोग होते हैं उसमें। ठीक है, और इसमें हाँ, हटाने वाली बात थोड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उसमें क्वेश्चन पूछा भी गया है। इसको एक चीज और लिख लो, हाँ, ये RTI एक्ट 2005 के तहत है। ठीक है, तो ये बात भी याद रखनी है। अभी इससे जुड़ा एक शायद सवाल है, हाँ ये रहा, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प किसी सूचना आयुक्त को हटाने का अधिकार नहीं? तो यही मैं बता देता हूँ इसको, जो हटाने का अधिकार है, सॉरी आधार है, हटाने का आधार है आपका धारा 13 में, दो दे रखे हैं, राष्ट्रपति डायरेक्ट हटाने धारा 13 के तहत। तो वो हटाते कैसे हैं? कि या तो वो दिवालिया हो गया हो, ठीक है, या अक्षम हो। कैसे? शारीरिक रूप से या मानसिक रूप से, दोनों आधार पे, या किसी ऐसे केस में, कोई केस हो जिसमें उसको सजा मिली हो, जो कि एक नैतिक अधमता का मामला हो, या फिर कार्यकाल के दौरान, जैसे अगर अपने कार्यकाल में
और कहीं और से पेड एम्प्लॉयमेंट ले रखा हो, पेड एम्प्लॉयमेंट, तब भी वो हटाया जा सकता है। उसके अलावा धारा 14 में प्रावधान है सिद्ध कदाचार, यानी कि जिसे आप प्रूवन मिसबिहेवियर के नाम से जानते हैं, या फिर अक्षमता। और इसमें क्या होता है कि सुप्रीम कोर्ट की जांच के बाद ही हटाया जा सकता है। तो ये दो आधार हैं, इनको आप थोड़ा ध्यान रखिएगा, इसमें ये वाला ही नहीं होगा। इसको होता है, इस आधार पे तो हटा ही सकते हैं। और शरीर की दुर्बलता, यानी कि ये बता रखा मैंने, हाँ, ये शारीरिक अक्षमता के आधार पे हटा सकते हो आप। ठीक है, अगला सवाल, कौन सा अनुच्छेद घोषित करता है कि किसी भी व्यक्ति को विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अतिरिक्त उसके जीवन और वैयक्तिक स्वतंत्रता के अधिकार से वंचित नहीं किया जा सकता है? तो ऐसा लिखा है अनुच्छेद 21 में। ठीक है, और ये अनुच्छेद 21 दोनों को प्राप्त होता है। दोनों का मतलब ये है कि जो आपके नागरिक हैं उनको भी, और गैर नागरिकों को भी। ठीक है, नागरिकों को जो मूल अधिकारों में जो प्राप्त होते हैं वो एक्सक्लूसिव 15, 16, 19, 29 और 30 ये आर्टिकल्स हैं, ये प्राप्त होते हैं। ठीक है, 21 में मैंने बता चुका हूँ, इसके बारे में पहले भी चर्चा हो चुकी है। ये निलंबित नहीं होता है, निलंबित नहीं होता 44वें संविधान संशोधन के बाद से, संविधान संशोधन के बाद से 1978 में हुआ था। ठीक है, आपातकाल में भी निलंबित नहीं होता है। 21 में भी, इसमें फिर कई सारे अधिकार बाद में जोड़ते चले गए, सॉरी, जैसे कि आपका स्वच्छ पर्यावरण का अधिकार, राइट टू प्राइवेसी, पुट्टास्वामी केस के बारे में हमने शायद पिछली क्लास में डिस्कस किया था। तो वो सब चीजें इसी में आती हैं। ये आपके जीवन, राइट टू लाइफ का अधिकार है। ठीक है, राइट टू लाइफ है। अगला सवाल देखते हैं, राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम के तहत गठित सलाहकार बोर्ड में होते हैं कितने मेंबर? ठीक है, तो ये 1960 का, मैं बार बार बता रहा हूँ, ये 1960 का एक कानून है। इसी की धारा 9 के तहत एक सलाहकार बोर्ड, अच्छा होता क्या है, मैं थोड़ा समझा देता हूँ ये काम क्या करता है, होता क्या है। जैसे जैसे अगर किसी व्यक्ति को, कोई व्यक्ति है ए, उसको पुलिस अरेस्ट करती है, 24 घंटे में उसको मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना होता है। लेकिन अगर इस अधिनियम के तहत, रासुका के तहत, अगर उसको अरेस्ट किया जाता है, डिटेन किया जाता है, तो उसको 24 घंटे के अंदर पेश करने की जरूरत नहीं होती है। तो फिर क्या होता है कि धारा 9 के तहत एक बोर्ड का गठन होता है, और इस बोर्ड के सामने इस व्यक्ति के बारे में जानकारी देनी होती है। इस बोर्ड में 3 लोग होते हैं, एक होते हैं अध्यक्ष और 2 सदस्य होते हैं। ठीक है, अध्यक्ष होते हैं जो आपके हाई कोर्ट के, या तो सीजेआई रहे हों या वर्तमान में हो। ठीक है, और दो सदस्य होते हैं, या तो वो हाई कोर्ट के जस्टिस रखे रहे हों, या फिर योग्यता रखते हों हाई कोर्ट के जज बनने की। ठीक है, तो इस तरह एक ये सलाहकार बोर्ड होता है। अब इस सलाहकार बोर्ड के सामने 21 दिन के अंदर, यानी कि 3 सप्ताह के भीतर इस व्यक्ति को पेश करना होता है, और फिर ये 7 दिन के अंदर अंदर इस बोर्ड को भी बताना होता है कि अमुक व्यक्ति, यानी कि जो ए व्यक्ति है जिसको डिटेन किया गया है, ये वास्तव में इससे कोई खतरा है, या फिर इस व्यक्ति को गलत तरीके से डिटेन किया गया है। तो प्रिवेंटिव डिटेंशन से जुड़ा एक कानून है, ये मैं पिछली क्लास में इसके बारे में अच्छा खासा डिस्कस कर चुका हूँ, क्या होता है प्रिवेंटिव डिटेंशन। ठीक है, तो फिर क्या होगा, फिर उसको फिर बाकी जैसे भी रखना है, वो बोर्ड के, ये जो सलाहकार बोर्ड है ये तय करता है। ठीक है, इसके गठन धारा 9 में मैंने बता दिया है। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल है कि सर्वोच्च न्यायालय की कार्रवाई किस भाषा में संचालित की जाती है? तो ये अंग्रेजी में संचालित की जाती है, ऐसा आर्टिकल 348 में लिखा हुआ है। और इसमें मतलब ये व्यवस्था है कि जब तक संसद कोई कानून बनाकर ऐसी व्यवस्था नहीं कर देती है कि मतलब किस भाषा में हो, तब तक सुप्रीम कोर्ट की और हाई कोर्ट की जो कार्रवाई है, को ये दोनों अंग्रेजी में की जाएंगी। ठीक है, हालांकि इससे जुड़े और प्रावधान भी है, जब हाई कोर्ट के बारे में पढ़ाऊंगा
तो बता दूंगा, ठीक है। अगला सवाल है, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के वेतन और अन्य सेवा शर्तों को निर्धारित करने का अधिकार किसके पास होता है? ठीक है, सीएजी से जुड़ा सवाल है। सीएजी सुनते ही 148 दिमाग में आ जाना चाहिए, और इसी में क्लॉज 3 में लिखा हुआ है कि इसकी जो सेवा शर्तें हैं, सेवा शर्तें, उससे जुड़े उन सब से जुड़ा हुआ संसद को क्या अधिकार है? कानून बनाने का अधिकार है, ठीक है। तो संसद क्या करती है? उनसे इनकी सेवा शर्तों से जुड़े कानून बनाती है। और इसमें ये भी है कि एक बार इनकी नियुक्ति हो गई, उसके बाद कोई अलाभकारी इनकी सेवा शर्तों में चेंजेस नहीं किए जा सकते हैं। और इनका जो वेतन होता है वो कंसोलिडेटेड, यानी कि संचित निधि पर, भारत की संचित निधि पर भारित होता है। निधि पर भारित, यानी कि कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया पर भारित होता है, ठीक है। तो ये बात भी थोड़ा सा आपको याद रखनी है। तो क्या था? भारतीय संसद आएगा इसमें। अगला सवाल, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति को कानून या तथ्य के किसी प्रश्न पर और किसी पूर्व संविधान कानूनी मामलों पर उच्चतम न्यायालय से परामर्श करने के लिए अधिकृत करता है? तो ये 143 है। ये एडवाइजरी एडवाइजरी ज्यूरिसडिक्शन कहलाता है सुप्रीम कोर्ट का, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट का। तो जैसे अगर कोई कानून या तथ्य का कोई ऐसा प्रश्न होता है, कानून का कोई अगर ऐसा सवाल होता है, जैसे मैंने बोला था ना कि लॉ एक्सपर्ट के पास जाते हैं, ऐसे ही सरकार लॉ एक्सपर्ट के पास जाती है, सुप्रीम कोर्ट के पास, उनसे पूछती है कि ऐसे ऐसे बात है, इसमें बताइए आप क्या करना है। तो दो तरह के मामले हो सकते हैं, एक तो कानून का कोई तथ्य हो सकता है, जैसे कानून का कोई तथ्य है, तो और दूसरा हो सकता है कि किसी पूर्व संवैधानिक कानून मामले में, ठीक है। तो पूर्व संवैधानिक संवैधानिक मामला हो सकता है, या कोई ऐसी ट्रीटी वगैरह हो सकती है। तो इस वाले मामले में तो सुप्रीम कोर्ट बाध्य होता है, उसको देनी ही होगी सलाह। इस वाले मामले में मना भी कर सकता है, ठीक है। और ये जो सलाह होती है, ये भी प्रेसिडेंट पे बाध्यकारी नहीं होती, ठीक है। ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। तो ये 143 है, सुप्रीम कोर्ट का एडवाइजरी ज्यूरिस्डिक्शन। निम्नलिखित प्रस्तावों में से राष्ट्रपति के महाभियोग जैसे महत्वपूर्ण मामले से निपटने के लिए कौन सा एक स्वनिहित स्वतंत्र प्रस्ताव है? तो ये प्रस्ताव होता है, जैसे महत्वपूर्ण मामलों में हमेशा कैसा दिया जाएगा? मूल प्रस्ताव ही दिया जाएगा। इसका मतलब देखो, मैं समझा देता हूँ एक कैसे छोटे से एग्जांपल से। मान लीजिए कि ये, रुको नाम दे देते, जैसे ए बी सी डी, ये चार दोस्त हैं। तो बी ने क्या बोला कि इसने प्रस्ताव रखा अपने ग्रुप में कि हमें जाना चाहिए कहाँ? मनाली, ठीक है। अब इस मामले में मान लो इन लोगों को ऐसे ही एक तरह से एप्लीकेशन ही दी जाती है, एक तरह से प्रस्ताव समझ लो कि अपने कोई काम कराने के लिए संसद में कोई सदस्य क्या करता है? संसद के सदस्य सदस्य कौन होते हैं? सांसद होते हैं। तो वो क्या करते हैं? अपना एक प्रस्ताव रखते हैं। तो इसने क्या रखा? ऐसे एप्लीकेशन दी कि हमें मनाली जाना चाहिए। सदस्यों ने क्या करा? इसके दोस्तों ने क्या किया कि नहीं नहीं भाई, हम नहीं जाएंगे, ऐसे ठंड बढ़ पड़ी है, ये वो सब, ठीक है। तो इसने क्या करा? फिर दूसरा प्रस्ताव रखा। इसने बोला कि मनाली छोड़ो, देहरादून चलते। तो जो मूल प्रस्ताव था ये, इसके जगह पे अगर कोई दूसरा आता है तो इसको बोलते हैं स्थानापन्न प्रस्ताव। पत्र नहीं, पन्न होगा, स्थानापन्न प्रस्ताव, ठीक है। तो क्यों? क्योंकि ये इसको इसकी जगह पे आया, इसके स्थान पे आया, ठीक है। तो अब देहरादून वाले मामले में अब ये डी बोलता है कि, या डी बोले, ए बोले, कोई भी बोले दे कि ठीक है देहरादून तो हम चलेंगे ही, साथ में एक काम करते हैं, हम ऋषिकेश भी चलते हैं। ऋषिकेश, अरे ऋषिकेश नहीं लिखा जा रहा, हट जा, ऋषिकेश भी चलते हैं। तो इसने क्या करा कि उसी प्रस्ताव में कुछ चीजें जोड़ दी, तो ये क्या हो गया? सहायक प्रस्ताव हो जाता है, ठीक है। बाकी ये ध्यान आकर्षण और विशेषाधिकार मैं आगे एक्सप्लेन कर दूंगा, इसमें जब मैं अविश्वास प्रस्ताव वगैरह एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है। तो फिलहाल अभी इतना तीन जान लो कि ये क्या क्या होता है। तो समझ में आ गया होगा कि मूल प्रस्ताव है कि राष्ट्रपति के जो महाभियोग है, ये महत्वपूर्ण मुद्दे होते हैं। तो किसी अगर कोई इंपॉर्टेंट मुद्दा है, उसको आप ऐसे ही डायरेक्टली किसी के साथ नहीं जोड़ सकते, उसके लिए आपको अलग से एक प्रस्ताव लाना पड़ता है, जिसको आप मूल प्रस्ताव कहते हैं।
ठीक है। अगला सवाल देखते हैं। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के कार्यों को जल, ये जो अधिनियम है, जल प्रदूषण निवारण और नियंत्रण अधिनियम 1974 की, ये फिर यहाँ पे ब्लैंक था कि किस धारा के तहत निर्धारित किया गया है। तो जल प्रदूषण निवारण और नियंत्रण, ठीक है, 1974 का ये एक्ट है। इसकी धारा 3 है। इसमें गठन का प्रावधान है किसका? सीपीसीबी, यानी कि सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड का, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का प्रावधान है। ठीक है, धारा 3 में। और इसके कार्यों का उल्लेख या कार्यों के बारे में धारा 16 में दिया गया है। ठीक है। इसी तरह जब ये सेंट्रल का पॉल्यूशन बोर्ड कंट्रोल बोर्ड के लिए है, ऐसे ही एक एसपीसीबी यानी कि स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, यानी कि जो राज्य का पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड है, उसके लिए भी धारा 14 में, सॉरी 14 में नहीं, 4 में गठन दे रखा है। और धारा 17 में इसके कार्यों के प्रावधान है। तो बेसिकली धारा 3 सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड का गठन, 16 में उसके कार्यों का उल्लेख, धारा 4 एसपीसीबी का गठन यानी कि स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड का गठन, और धारा 17 में उसके कार्यों का उल्लंघन। ठीक है, उल्लंघन नहीं, उल्लेख। अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के किसी सदस्य को सार्वजनिक रूप से किसी भी स्थान पर नीचा दिखाने के इरादे से जानबूझकर अपमानित करने या डराने धमकाने की सजा है। तो इस मामले में एससी एसटी एक्ट, ठीक है, ये एक्ट है 1989 का। इसकी धारा 3 के तहत, 3(1) के तहत बेसिकली, तो एक अवधि के लिए कारावास जो 6 महीने से कम नहीं होगा और जिसे 5 वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है, प्लस इसमें जुर्माना भी लग सकता है। तो ये इसमें प्रावधान है। अच्छा, लेकिन ये काम सार्वजनिक स्थल पर हुआ होना चाहिए। ठीक है, ऐसा नहीं होना चाहिए कि घर के भीतर अगर आप कहते हैं। ठीक है, तो उससे जुड़ा एक प्रावधान है जिसमें 6 महीने की सजा कम से कम होती है और अधिकतम जैसे 5 वर्ष तक की हो सकती है और जुर्माना भी लग सकता है। ठीक है, तो ये इस बारे में। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से विश्व में सबसे लंबा लिखित संविधान किस देश का है? तो ये भारतीय संविधान है, आपको पता ही होगा। इसको बनने में ही 2 साल 11 माह और 18 दिन का समय लगा था। और ये जब बना था तो इसमें 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूची, 22 भाग। अब वर्तमान में अगर गिनती के हिसाब से देखा जाए तो 470 प्लस अनुच्छेद हैं। अनुसूचियां कितनी है ये बताओ, और भाग भी बताओ कितने। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखें। अगला सवाल, निम्नलिखित में से किन राज्यों यानी केंद्र शासित प्रदेशों में कावेरी जल विवाद न्यायाधिकरण शामिल है? तो केवल कर्नाटक, देखो ये कावेरी जल विवाद न्यायाधिकरण यानी कि CWDT, ठीक है, इसको बनाया गया, इसमें 3 राज्य शामिल हैं। इसको बेसिकली 2 जून को 1990 में बनाया गया था, गठन किया गया था इसका। तो इसमें 3 राज्य हैं और एक यूटी है, यानी कि केंद्र शासित प्रदेश। 3 राज्य कौन कौन से? कर्नाटक है, तमिलनाडु है, और तीसरा केरल है। और पुदुचेरी इसमें, पुदुचेरी एक यूटी के तौर पे, यूटी ही है, यूटी के तौर पे गया। ठीक है, कावेरी के बारे में थोड़ा सा जान लो। कावेरी को दक्षिण की गंगा कहते हैं। और अभी 2018 में ही इसमें एक चेंजेस हुए थे। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कर्नाटक को थोड़ा सा ज्यादा पानी मिला। तो ये कर्नाटक इसमें कहाँ है? कर्नाटक, तमिलनाडु, पुडुचेरी और केरल, ये वाला आंसर इसमें सही होगा। अगला सवाल, प्रशासनिक सुविधा के लिए उत्तर प्रदेश में कितने नगर पालिका यानी कि म्युनिसिपल बोर्ड हैं? तो ये है, ये तो फैक्चुअल क्वेश्चन है, 226 है। नगर निगम
ये आपके सत्र हैं। नगर पंचायत 545। अच्छा, इसके प्रमुख को क्या कहते हैं ये बताओ। मेयर कहते हैं। मंडल, मंडल बताओ। अच्छा चलो, कितने हैं? जिले 75 है। मंडल वाला कमेंट। अगला क्वेश्चन, भारतीय संसद के राज्यसभा सदस्य की कार्यकाल अवधि कितनी है? तो भारतीय संसद के राज्यसभा सदस्य की कार्यकाल अवधि है 6 वर्ष। लोकसभा की, अगर वो विघटित नहीं होती है, तो 5 साल, और इसकी 6 साल है, यह ध्यान रखना। और ये राज्यसभा कभी विघटित भी नहीं होती, विघटित नहीं होती, ये भी ध्यान रखना। ठीक है, हर 2 साल बाद इसके 1/3 सदस्य सेवानिवृत्त हो जाते हैं, ये भी ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन, किस मामले में पहली बार सर्वोच्च न्यायालय द्वारा मूल संरचना के सिद्धांत को मान्यता दी गई थी? क्वेश्चन में करवा चुका हूँ। केशवानंद भारती वर्सेस केरल राज्य। ठीक है, 1973। अगला क्वेश्चन, कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण यानी कि एपीडा किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है? अच्छा, ये कृषि के चक्कर में कृषि मंत्रालय बिल्कुल नहीं लगाना है। ये बेसिकली एक्सपोर्ट एंड ट्रेड से जुड़े मामलों को देखता है। ठीक है, तो ये वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के तहत आता है। तो इसका हेडक्वार्टर भी देख, हेडक्वार्टर इसका न्यू दिल्ली है, नई दिल्ली। ठीक, तो ये कुछ क्वेश्चंस थे। अगर कोई शिकायत है, सुझाव है, प्लीज़ डू कमेंट। और अगर आप लोगों को मेरा प्रयास अच्छा लगा तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर, ठीक, और सब्सक्राइब। बाकी मिलते हैं अगली वीडियो में। प्लीज़ अगर कोई ऐसा सुझाव है जिससे मैं इस क्लास को बेहतर कर सकता हूँ तो प्लीज़ कमेंट कीजिए। ठीक है, थैंक यू।